हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है और हमने अभी तक जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया है उसमें हमने एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन देखे, हमने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखे और हमने टेक्सटाइल के क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करना। क्वेश्चन आपके वही 50 होंगे। आपको करना क्या है, पेन और नोटबुक लेकर बैठना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जैसे जो क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैं आपसे बीच बीच में पूछती ही हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं आप उन्हें नोट डाउन कीजिए और जाकर बाद में देखिए कि आपको क्यों नहीं आया, क्या छूटा था। क्योंकि हमने थ्योरी की क्लासेस तो पहले ही कर ली है, हमारे पांचों ब्रांच कवर अप हो चुके हैं। अगर हम फिजियोलॉजी को ऐड करें तो हमारे 6 ब्रांच कवर अप हो चुके हैं। हालांकि आपके जो होम साइंस का मेन ब्रांच है वो 5 ही है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो इसकी मेन 5 शाखाएं हैं। ये 3 आपने यहाँ पर देखा, चौथा आपका ये न्यूट्रिशन साइंस है और पांचवा आपका हो जाता है सीडी। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन साइंस को और उसके बाद हमारा सीडी होगा लास्ट क्लास। उसके बाद जब सीडी हमारा खत्म हो जाएगा तो हम अपना फिर से थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ प्रैक्टिस और थ्योरी करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? जो आप भोजन को ग्रहण करते हैं वो आपके शरीर में कैसा कार्य करते हैं? क्या ये शारीरिक कार्य करते हैं, क्या ये सामाजिक कार्य करते हैं, या फिर ये मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। तो ये तीनों कार्य भोजन के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण होता है। जो पोषक तत्व आप लेते हैं, जिन पोषक तत्वों को आप ग्रहण करते हैं, उसका कितना भाग यानी कि उसका जो अधिकांशतम भाग होता है वो कहाँ पर अवशोषण होता है? उसका मुंह में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, या फिर बड़ी आंत में होता है। तो ये हमें भली-भाँति पता है कि जो हमारा पोषक तत्व होता है, उसका अधिकतम अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है। आपको पता है कि जो हम स्टार्च खाते हैं या जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो होता है आपका मुँह से। मुँह में आपके लार पाया जाता है और उस लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। तो लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, किसी उत्पाद पर एमआरपी एमआरपी क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, या हम अगर बोलें तो आपको एमआरपी का फुल फॉर्म बताना है। आप जब कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, देखिए जो पैकेट होती है या कोई भी सामान जो पैकिंग वाला होता है, कोई डिब्बा हो गया, यहाँ तक कि जो है ये ब्रेड हो गए, इन सभी जो पॉलीथीन होती हैं, जो भी पैकेट वाले सामान होते हैं, सब पर आपको एमआरपी देखने को मिलता है। अब ये एमआरपी है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे तो हम सब क्या करते हैं, ऐसी ना जाने कितने चीज़ें हैं जिनके फुल फॉर्म हमें पता ही नहीं है। तो जो एमआरपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या ये न्यूनतम फुटकर मूल्य है? क्या ये अधिकतम फुटकर मूल्य है? क्या ये सूक्ष्म फुटकर मूल्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो आपका एमआरपी है, ये एमआरपी आपका अधिकतम फुटकर मूल्य होता है। क्या होता है? तो ये आपका अधिकतम फुटकर मूल्य होता है। आपने एमआरपी का तो फुल फॉर्म देख लिया। हम करते क्या हैं? हम जैसे दुकान पर गए, आजकल ऑनलाइन हर काम होता है। हम पेमेंट कैसे करते हैं? यूपीआई के द्वारा। किसके द्वारा हमारा पेमेंट होता है? आप गए कहीं, आपने 10 रुपए का पानी पूरी खाया, तब भी आपने क्या किया? यूपीआई कर दिया। किराने की दुकान पर गए, आप एक पैकेट दूध लिए, आप वहाँ यूपीआई कर दिए। तो आपके लिए एक काम है, आपको बताना है ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आज आप खोज कर मुझे बताएँगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक यानी कि जिससे आपको पोषण नहीं मिलता है। क्या वो रफेज या रेशे हैं, जल है, वर्णक यौगिक हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि आपको रेशों से कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। ये रेशा आपका कोई पोषणीय घटक नहीं है। तो ये रेशा तो है ही है, साथ ही साथ ये जो जल हम पीते हैं, जल से भी हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है। साथ ही साथ वर्णक यौगिक जो हैं, वर्ण यौगिक से भी हमें जो है कोई भी पोषणीय घटक नहीं मिलता है। ये पोषणीय घटक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो आपने देखा कि जैसे जो भोजन है, भोजन में आपका रेशा है, जल है, वर्ण यौगिक हैं, ये सारे आपके गैर पोषणीय हैं। ये आप पूछेंगे जब ये गैर पोषणीय हैं तो हम इन्हें लेते क्यों हैं? तो आपको पता है कि जो रेशे होते हैं, ये आपकी पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ये जो आपके रफेज हैं, रफेज हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी पाचन क्रिया आसान हो सके। आप ये बताइए कि ये जो हमारा जल है, जल का सूत्र तो क्या होता है? H2O होता है। आप ये बताइए कि जो ये जल है, अगर हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा कम होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? ठीक? कितने प्रतिशत अगर आपके शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बार-बार आपसे पूछा जाता है और हमने अपनी भी क्लास में डिस्कस किया है कि ये जो जल होता है, जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पाया जाता है? हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 2 क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। ये अगर आपको ना याद आ रहा हो, तो जो हमने जल का क्वेश्चन किया था जिस वीक में, उस वीक वाले में आप जाकर प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप जाकर अपनी कम से कम जो प्रैक्टिस हुई है, जैसे जो मंडे टू सैटरडे हुई क्लास चलती है आपकी, थ्योरी की क्लास चलती है, उसके बाद हम संडे को प्रैक्टिस करते हैं, तो अधिकांश क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएँगे जो मैं आपसे पूछती हूँ। अदरवाइज़ आप अगर थ्योरी की क्लास लेते हैं, तो आपको वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है। पपीता, विटामिन ए यानी कि पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। संतरा में विटामिन बी पाया जाता है। खजूर में लौह तत्व पाया जाता है और रागी में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके मतलब तीनों आपके सुमेलित हैं, एक आपका सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रागी से। तो रागी में कैल्शियम पाया जाता है, खजूर में लौह तत्व पाया जाता है, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। आपको पता है पपीता हो गया, कद्दू हो गया और आपका गाजर हो गया,
इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन ये जो विटामिन बी है, विटामिन बी संतरे में नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि अगर हमें संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सारे हमारे किस विटामिन के सोर्स हैं? तो ये सारे के सारे विटामिन सी के सोर्स होते हैं, ठीक? जो भी हमारे खट्टे फल होते हैं, वो किसके सोर्सेस होते हैं? तो वो विटामिन सी के होते हैं। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी रोग है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, 5 खाद्य समूह पद्धति है। 5 खाद्य समूह पद्धति कौन-सी है? क्या प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज हैं? क्या खाद्यान्न यानी कि जो अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जी और वसा एवं चीनी उत्पाद हैं? चीनी ये हैं, या फिर आपके जो 5 खाद्य समूह हैं, उनमें प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज शामिल हैं? या फिर आपका खाद्यान्न, दालें, फलियाँ, फल और दूध हैं? तो अगर आपको याद हो तो आपने खाद्यान्न समूह के बारे में चर्चा किया था। अब ये 5 खाद्यान्न समूह आपके थे कौन से? तो हम अगर उनको देखें तो जो हमारे 5 खाद्यान्न समूह थे, उसमें आपका आता है अनाज एवं उत्पाद, दालें और फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जी और आपका आता है वसा और चीनी। ये आपके 5 खाद्य समूहों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ज़रा आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि आपके जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी से होता है, ठीक? यहाँ पर सिंपल सा आपको समझना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। एक बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को फिर से पढ़ेंगे। क्या? कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमी संबंधित विकारों का उच्च बोझ है। यानी कि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में से, इन निम्नलिखित में से ये कौन सा रोग है, कौन सा विकार है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित है? क्या वो घेंघा है? क्या वो रतौंधी है? क्या वो रक्ताल्पता है? या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ये सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके रतौंधी हो, घेंघा हो, रक्ताल्पता हो, ये सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं। और ये घेंघा जो है, ये घेंघा के साथ-साथ, ये घेंघा तो आपका आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन इसके साथ-साथ एक होता है मिक्सिडिमा और एक होता है क्रेटिनिस, जो कि आयोडीन की कमी से ही होता है। बाकी रतौंधी रोग आप जान ही रहे हैं। और ये जो आपका रक्ताल्पता है, ये आपको पता है कि जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या फिर आपको रक्ताल्पता कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक तो आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। आपसे पर्नीशियस एनीमिया के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्नीशियस एनीमिया है, ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग होता है। और इसी पर्नीशियस एनीमिया को ही हम घातक एनीमिया, खतरनाक एनीमिया और बेरमर्स एनीमिया, ये तमाम नामों से जानते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ये जो कुपोषण होता है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। किन पर? क्या प्रतिजैविक निर्माण पर डालता है? क्या फैगोसाइटिक क्रिया पर डालता है? क्या ऊतक अखंडता पर डालता है? या फिर उपरोक्त सभी?
अगर हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, तो जो कुपोषण है, कुपोषण मानव शरीर के विभिन्न जो रक्षा प्रणालियां हैं उन पर प्रभाव डालता है, जो हमारे प्रतिजैविक निर्माण करते हैं, जो फैगोसाइटिक क्रिया करते हैं, ऊतक अखंडता, तो ये सभी के सभी, इन सभी पर ये विपरीत प्रभाव डालने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई 3 है जो कि आपके सुमेलित हैं, इनमें से एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। बात करते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इसका संबंध विटामिन सी से है। क्रेटोमलेशिया, इसका संबंध विटामिन ए से है। एंगुलर स्टेमेटाइटिस, इसका संबंध राइबोफ्लेविन से है। और ये आपका पर्नीशियस एनीमिया विटामिन के से है। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो आपको इसमें जो सुमेलित नहीं है वो तुरंत दिख जाएगा। आपको पता ही है कि जैसे ये हमने अपनी क्लास में एंगुलर स्टेमेटाइटिस की चर्चा नहीं की थी, शायद की थी, तो ये राइबोफ्लेविन से होता है, ठीक है। क्रेटोमलेशिया, ये विटामिन ई की कमी से होता है, आंखों से संबंधित है। स्कार्वी, ये आपके विटामिन सी से संबंधित है। और ये जो आपका पर्नीशियस एनीमिया है, अभी अभी आपने सुना कि ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग होता है, इसका संबंध विटामिन के से होता ही नहीं है। विटामिन के जो होता है वो हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, या इसी को आप विटामिन ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये जो पर्नीशियस एनीमिया है, ये आपका विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। साथ ही साथ आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका नाम है खतरनाक एनीमिया, बेरमर्स एनीमिया। ये खतरनाक, घातक, ये तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है, पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वेरमर्स एनीमिया के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है किस स्थिति में व्यक्ति को उच्च प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है? क्या कुपोषण की दशा में दिया जाता है? क्या मोटापे की दशा में दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में दिया जाता है या फिर रक्त अल्पता में दिया जाता है? अगर हम बात कर रहे हैं किसके, उच्च प्रोटीन की, तो उच्च प्रोटीन आप रक्त अल्पता में नहीं, उच्च रक्तचाप में नहीं, मोटापे में भी नहीं देंगे। देंगे कब? तो ये देंगे आप कुपोषण की दशा में देंगे। कब देंगे? यदि कोई व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है तो आप उसे उच्च प्रोटीन युक्त आहार देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है आपका टिटैनी, ये कैल्शियम से संबंधित है। जिंजीवाइटिस, ये स्कार्विक एसिड से संबंधित है। काइलोनीचिया, ये आपका लौह तत्व से संबंधित है। पायरिया, आंख से संबंधित है। तो हमें पता है कि ये जो हमारा टिटैनी रोग होता है, ये टिटैनी कैल्शियम की वजह से, ये टिटैनी आपका कैल्शियम से संबंधित होता है या कैल्शियम की कमी से होता है। ये जिंजीवाइटिस का संबंध स्कॉर्बिक एसिड से है। हमें पता है कि ये स्कॉर्बिक एसिड क्या है, ये आपका विटामिन सी होता है, ठीक। काइलोनीचिया, ये काइलोनीचिया लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन अगर हम बात करें पायरिया, तो पायरिया का संबंध आंखों से ना होकर दांतों से होता है, ठीक। किससे होता है? तो इसका संबंध दांतों से होता है, ना कि आंखों से। तो यही आपका गैर सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से अधिक हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म हो, वसा और मांसपेशियां वसा और मांसपेशियां होती, ऐसी स्थिति
को कहते हैं। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब किसी बच्चे की वृद्धि तीव्रता में बाधित हो, अगर उसकी वृद्धि तेजी से ना हो, धीमी से हो जाए और उसके शरीर पर आपको कम चर्म देखने को मिले और वसा और ऊतकीय जो मांसपेशियां हैं वो आपको कम, ये सारी चीजें आपको कम दिखें, यानी कि बच्चा एक बिल्कुल हड्डी की तरह दिख रहा हो, उसकी हड्डी हड्डी दिख रही हो, कंकाल के समान दिख रहा हो, तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? क्वाशियोरकर कहेंगे, सूखा रोग कहेंगे, स्कर्वी कहेंगे या फिर उसे आप बेरी-बेरी रोग कहेंगे। तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था पीईएम या फिर पीसीएम। पीसीएम या पीईएम क्या है? तो प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ये दोनों, आप पहली बात तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि बच्चे के शरीर में जो है उसकी तीव्रता बाधित हो रही है। उसके शरीर पर आपको कम चर्म, वसा, मांसपेशियाँ, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ऐसे में बच्चा जो होगा वो पीईएम से पीड़ित होगा। अब पीईएम में क्या आता है? आपका एक तो आता है क्वाशियोरकर और दूसरा आपका आता है सूखा रोग। कौन-कौन सा आता है? क्वाशियोरकर और सूखा रोग आता है। और ये आपके स्कर्वी और वेरी-वेरी तो आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन ये जो आपकी ये क्वाशियोरकर और सूखा रोग है, ये आपके पीईएम के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्वाशियोरकर होता है, ये आपका कैसे होता है? यहाँ पर जो बच्चे के शरीर में है, उसकी एक तो तीव्रता बाधित हो गई है। तो जब उसकी वृद्धि की तीव्रता बाधित हो गई है, उसका शरीर बिल्कुल कंकाल जैसा दिख रहा है, तो ऐसे में जो बच्चा है वो सूखा रोग, यानी कि आपने देखा था मैरेस्मस। जो मैरेस्मस था वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग था। बच्चा सूखा रोग से ग्रसित है। अब सूखा रोग दिया गया है तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, वही आपका मैरेस्मस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। आपके शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी है या फिर अधिकता है तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये अधिक पोषण कहलाएगा? क्या ये न्यून पोषण कहलाएगा? क्या ये कुपोषण कहलाएगा या फिर ये बीमारी है कोई? तो अगर आपके शरीर में कमी या अधिकता है, कमी हो गई है या फिर अधिकता हो गई है, तो ये किसका प्रतीक होता है? तो इसका मतलब कि व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है। और आपको पता है कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। कैसे? कैसे? ये जैसे जो हमारा भारत है इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं? एक वो जो अधिक खा-खा कर मोटे हो रहे हैं। एक वो जिनको खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, जिनको मतलब खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है और वो बिना खाए ही रह रहे हैं, इसलिए वो कुपोषण से ग्रसित हैं। और एक वो व्यक्ति है जो खाए जा रहा है, शारीरिक कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मतलब उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि वो खाना तो खूब खा रहा है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। तो वो भी कुपोषण से ही ग्रसित है और जिसे कुछ नहीं मिल रहा है वो तो कुपोषण से ग्रसित है ही है। तो हमारा भारत जो है ये दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। जैम और जेली में प्रयोग किया जाता है। जब आप जैम और जेली बनाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड प्रयोग करते हैं? एसिटिक एसिड प्रयोग करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जैम और जेली बनाने के लिए आप बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। अगर आपने जो न्यूट्रिशन साइंस में हमने जो क्लास ली थी खाद्य पदार्थ वाली, यानी कि जो फलों से बनाने वाले हमने खाद्य पदार्थ देखे थे, उसमें हमने ये जैम, जेली, स्क्वैश, मार्मलेड, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो वहीं पर हमने चर्चा किया था कि जब हम जैम और जेली बनाते हैं तो उसमें बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है?
यानी कि जो आप भोजन ले रहे हैं, ऐसा आहार जो आप ले रहे हैं उसमें जो सभी आवश्यक घटक हैं, वो सही मात्रा में, सही अनुपात में है, यानी कि ना तो कम है और ना ही अधिक है। आपको जितनी आवश्यकता है उसमें उतना आपको मिल रहा है। तो ऐसे आहार को आप क्या कहेंगे? क्या वो वसा युक्त आहार होगा? क्या वो संतुलित आहार होगा? क्या वो गरिष्ठ आहार होगा? या फिर वो प्रोटीन युक्त आहार होगा? तो हमें पता है कि जो हमारा जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित होते हैं, वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। जब व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तब हम उसे अलग से आहार देते हैं। जैसे किसी को वसा युक्त आहार देना है, किसी को प्रोटीन युक्त आहार देना है, किसी को रेशे वाला आहार देना है, किसी को गैर रेशे वाला आहार देना है। तो ये व्यक्ति के रोग पर डिपेंड करता है। और अगर हमें संतुलित आहार चाहिए, तो संतुलित आहार के लिए हमारे आहार में जो भी पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों की मात्रा सही होनी चाहिए, सही अनुपात में हमें शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, कभी फैट ज़्यादा ले लिया, कभी प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, कभी कुछ ज़्यादा ले लिया, कभी विटामिन ज़्यादा ले लिया, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। एक संतुलित आहार वही होता है जिसमें सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा जा रहा है कि भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? आपको पता है कि जो हमारा भोजन होता है, हमारे भोजन में हम पौष्टिक मूल्य बाद में भी बढ़ाते हैं। तो वो पौष्टिक मूल्य बढ़ाने का तरीका क्या है? क्या खमीरीकरण के द्वारा बढ़ाते हैं? क्या अंकुरण के द्वारा बढ़ाते हैं? क्या फोर्टिफिकेशन के द्वारा बढ़ाते हैं? या फिर उपरोक्त सभी? ये सारे जो है तरीके होते हैं हमारे भोजन के पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने के। ये जो 3 के तीनों तरीके हैं, चाहे वो आपका खमीरीकरण हो, अंकुरण हो या फिर आपका फोर्टिफिकेशन हो, इन तीनों ही विधियों से हम भोजन के पौष्टिक मूल्य को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। ये मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कुछ तत्व और जैसे जो हमारे कुछ खाद्य पदार्थ थे, चाहे वो आपका हल्दी हो, चाहे आपका वो क्या हो, ये लहसुन हो, लौंग हो, इन सब में कुछ न कुछ पोषक तत्व, मतलब कुछ न कुछ ऐसे तत्व पाए जा रहे थे, तो जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो आपका जो ये आपका लौंग है, लौंग हो गया, इलायची हो गई, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, ये तमाम ऐसे हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनके तत्व पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्लोरोफिल हो गया, लाइकोपिन हो गया, ये कई तत्व ऐसे होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो मायोग्लोबिन होता है, ये कहाँ पाया जाता है? क्या टमाटर में पाया जाता है, शलजम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या फिर मांस में पाया जाता है? तो जो हमारा ये मांस होता है, मांस में पाया जाता है क्या? मायोग्लोबिन। अब यहाँ से आप ये बताइए कि टमाटर और दूध में क्या पाया जाता है? जैसे दूध की आप प्रोटीन का नाम बता दीजिए, टमाटर के लाल रंग का कारण बता दीजिए, ठीक? बाकी शलजम का भी आप आगे देखेंगे ही। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि शलजम में पाया जाने वाला तत्व है। शलजम में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या वो लाइकोपिन है? क्या वो मायोग्लोबिन है? या फिर एंथोजेंथिन है? या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि लाइकोपिन क्या है? टमाटर के लाल रंग का कारण है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे मांस में पाया जाता है। एंथोजेंथिन क्या है? तो ये शलजम में पाया जाने वाला तत्व होता है। क्या है? ये आपका शलजम में पाया जाने वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन-सा एक सही नहीं है। टमाटर का संबंध लाइकोपीन से है, यानी कि टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। बैंगन में एंथोसायनिन पाया जाता है। मक्का में ज़ैथोफिल पाया जाता है और मांस में क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखा आपने कि जो मांस होता है, मांस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मांस में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो मायोग्लोबिन होता है। अब ये जो मायोग्लोबिन होता है ये तो मांस में पाया जाता है। बाकी टमाटर तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर आपको दो नया मिला है। क्या? बैगन, जो कि आपके बैगन में एंथोसायनिन पाया जाता है और मक्का जो है, मक्के में ज़ैथोफिल पाया जाता है। ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। बस यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से एक बार फिर से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में बीएमआर, सबसे पहले तो आपका काम है कि बीएमआर का फुल फॉर्म बताइए। बाकी जो है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो बीएमआर है, बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो बीएमआर होता है वो कम होता है, दोनों में एक समान होता है, या फिर अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बीएमआर की बात करें तो जो बीएमआर होता है वो पुरुषों में अधिक होता है महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं का क्यों? क्योंकि महिलाओं की जो हाइट होती है, जो उनका हेल्थ होता है, वो पुरुषों के मुकाबले डाउन होता है। और जैसे जो बीएमआर है, एक वृद्ध व्यक्ति का बीएमआर कम होगा एक युवा व्यक्ति के तुलना में। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो भी उसका बीएमआर डाउन होगा। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है या कोई मेहनत का काम कर रहा है तो उसका बीएमआर अधिक होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है अधिक होगा, लेकिन आपके लिए काम है बीएमआर का फुल फॉर्म बताना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे क्षमता कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कुशलता कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो ये कार्य करने की क्षमता होती है, इस क्षमता को ना ही आप क्षमता और ना ही आप कुशलता कहते हैं। इसे कहते क्या हैं? तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम ऊर्जा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। देह, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देह यानी कि शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ बात हो रही है कि आपके शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती है। जो हमारा शरीर है, शरीर के लिए ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ग्लूकोज से प्राप्त होती है। जैसे अगर आपको थकान महसूस हो रहा है, आप कहीं धूप में जा रहे हैं या धूप से आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले वसा उठा के पीते हैं या फिर आप ग्लूकोज पीते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम पीते हैं ग्लूकोज। ठीक, तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य कार्य कौन सा है, मुख्य स्रोत? तो वो है आपका ग्लूकोज। इसे हम करंट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। कौन सा इसमें सुमेलित है? कैलोरी मानवीय ऊर्जा है, केल्विन कलर टेम्परेचर है, टेलीमेट्री ये एर्गोनॉमिक्स से संबंधित है, उपर्युक्त सभी। तो ये जो हमारा कैलोरी है ये मानवीय ऊर्जा है, केल्विन कलर टेम्परेचर से संबंधित है, टेलीमेट्री ये एर्गोनॉमिक्स से संबंधित है। इसका मतलब जो उपर्युक्त सभी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई,
शायद मैंने फुल फॉर्म भी पूछा था। तो किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो क्या दर्शाता है आपको? क्या आपको पता चलता है कि व्यक्ति बीमार है, व्यक्ति मोटा है, व्यक्ति कुपोषित है या फिर व्यक्ति उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। तो आप बीएमआई कैसे निकालते हैं? चलिए आप बताइए। आप सब अपनी-अपनी बीएमआई निकाल के मुझे बताइए। हमने क्लास में ये सीखा था कि बीएमआई कैसे निकालते हैं, ठीक? हमने ये देखा था कि हम बीएमआई कैसे निकालते हैं। ज़रा एक बार आप सभी बताइए कि आपकी बीएमआई कितनी है? अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो बीएमआई निकालते हैं वो क्या दर्शाता है? तो वो ये दर्शाता है कि आपकी लंबाई व वज़न सही अनुपात में है या नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति छोटा है पर ज़्यादा मोटा है, कोई पतला है या और ज़्यादा मोटा है, जो भी है मतलब ये जो बीएमआई निकालते हैं हम, वो आपकी लंबाई और वज़न के सही अनुपात को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है। ये जो दहन की ऊष्मा है ये ना एक एक उसके लिए नापी जाती है, नापने वाला एक यंत्र होता है, क्या है वो? क्या वो बैम्ब कैलोरीमेट्री है मीटर है या फिर वो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर है या फिर वो पीएच मीटर है या फिर वो लैक्टोमीटर है। अगर हम बात कर रहे हैं दहन ऊष्मा के मापने की, तो जो दहन ऊष्मा मापने वाला यंत्र है वो आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। क्या होता है? वो आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। वैंडिक्ट रॉथ मीटरी स्पायरोमीट्री नापने का एक यंत्र है। यानी कि जो आपका वैंडिक्ट रॉथ स्पायरोमीट्री है, इसके द्वारा आप किसको नापते हैं? क्या आप एसडीए को नापते हैं, बीएमआई को नापते हैं, बीएमआर को नापते हैं या फिर एमएमआर को नापते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं बैंडिक रॉथ स्पायरोमीट्री की, तो इसके द्वारा आप क्या नापते हैं? इसके द्वारा आप नापते हैं बीएमआर। क्या नापते हैं? बीएमआर नापते हैं। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपने अभी तक छाप दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। गुलिटिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? अंडे में, दूध में, मांस में, अनाज में। तो ये हमने कई बार देखा है। गुलिटिन जो होता है वो आपके अनाज में पाया जाता है, अनाज में भी आपका गेहूं में पाया जाता है। अब ये जो गुलिटिन होता है ये एक किस रोग में, यानी कि एक ऐसा रोगी होता है जिसके लिए आप जो ग्लूटेन को नहीं पचा पाता है, तो हम उसे गेहूं का आटा नहीं देते हैं खाने को। तो कौन सा रोग है? वो है आपका सीलियक रोग। सीलियक रोग में व्यक्ति गेहूं के आटे को यानी कि जो ग्लूटेन होता है इसे पचा नहीं पाता है। ये तो हमने बात कर ली ग्लूटेन की। अब आप बताइए कि अंडे में ऐसा कौन-सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, ऐसा कौन-सा प्रोटीन है वो भी, लेकिन वो विषाक्त होता है जो कि बायोटिन के पाचन में बाधक करता है, बायोटिन के अवशोषण में बाधक करता है। अगला आपको बताना है दूध में प्रोटीन और मांस में प्रोटीन कौन-कौन से पाए जाते हैं। हालाँकि हमने पीछे ही चर्चा की है, एक बार जाकर आप देखिएगा अगर ना याद आ रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जाता है। जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनको आप कैसे निष्क्रिय करते हैं? उबाल कर, बर्फ जमाकर, निर्जलीकरण के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हमारे ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको निष्क्रिय करने के लिए हम ये सारी की सारी विधियाँ अपनाते हैं। चाहे वो उबालने का मेथड हो, चाहे वो बर्फ़ के द्वारा जमाकर इनको निष्क्रिय किया जा रहा हो या फिर निर्जलीकरण के द्वारा हम इनको निष्क्रिय करते हैं। ये हमारी तीनों विधियाँ राइट हो जाएँगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं? इनमें से
कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं? क्या वो कांच है? क्या वो धातु है? क्या वो कागज है? या फिर वो आपका प्लास्टिक है? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बात किसके? बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन होते हैं, वो है आपका प्लास्टिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन है कि भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणु और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणु पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपके खराब होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ये भोजन के खराब होने के प्रकार, भोजन किस प्रकार से खराब हो रहा है और उस भोजन खराब करने वाले जो ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणु हैं और जो मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये उन पर निर्भर करता है। जो कि आपके भोजन में सूक्ष्म जीवाणु हैं, उन पर निर्भर करता है। या फिर भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि ये जो भोजन खराब हो रहे हैं, भोजन खराब होने के प्रकार और जो उसमें उपस्थित सूक्ष्म ये जीवाणु हैं, उन पर निर्भर करता है, ये सही है। और भोजन के खराब होने से उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जो एक नवजात बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके द्वारा पचाया जाने वाला सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या वो ग्लूकोज है? क्या वो लैक्टोज है? क्या वो फ्रक्टोज है? या फिर वो सुक्रोज है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एक नवजात बच्चा या नवजात शिशु है, जिस कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म, तो वो होता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज को एक बच्चा आसानी से पचा लेता है। लैक्टोज के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है? तो जो लैक्टेज एंजाइम होता है, वो लैक्टोज के पाचन में सहायता करता है। ज़रा ये बताइएगा, ये ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। ये चारों जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन से फॉर्म हैं? ठीक? हालाँकि ये आपका पॉली नहीं है। ये है आपके कौन-कौन से? तो ये हैं आपके मोनो और डाई। तो एक बार आप मुझे बताइएगा कि कौन सा मोनो फॉर्म है और कौन सा आपका डाई फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है कौन सा है? मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भोजन है जो पोषण की दृष्टि से अपर्याप्त है। क्या वो मृद भोजन है? क्या वो पूर्ण द्रव भोजन है? क्या वो स्पष्ट द्रव भोजन है? या फिर वो नियमित भोजन है? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आपका पोषण की दृष्टि से अपर्याप्त भोजन है, वो आपका होता है अस्पष्ट द्रव। अस्पष्ट द्रव वाला जो भी भोजन होता है, वो आपको पूर्ण पोषण की दृष्टि से वो आपका अपर्याप्त होता है। पूर्ण अस्पष्ट, चाहे पूर्ण अस्पष्ट है या फिर अस्पष्ट द्रव है, ऐसा द्रव जिसमें से आप आर-पार देख सकते हो। तो जैसे आप पानी ले लीजिए, जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, जिसमें से आपको एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे, वो होता है आपका स्पष्ट द्रव भोजन, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? निद्रा है, व्यायाम है, पोषण है, स्वच्छता है। तो हमें पता है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जो सबसे प्रमुख घटक है, वो है आपका पोषण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई?
जो आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, उनके द्वारा कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा हुई? 4, 5, 7, 11। तो जो डॉक्टर एम.एस. थे, उनके द्वारा ये जो खाद्य पदार्थ हैं, उन्होंने 11 खाद्य वर्गों के समूह की अनुशंसा की थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचक कहलाता है। किसका अधिसूचक कहलाता है? क्वेश्चन को आप फिर से एक बार आराम से पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रेडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है, वनस्पति कहलाता है, दूध कहलाता है या फिर ग्लाइसेमिक कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। साधारण शब्दों में बोले तो आपको बताना है कि स्टार्च का पाचन किसके द्वारा या किस एंजाइम के द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा होता है, फोस्फेटेज के द्वारा होता है, फोस्फोरिलेज के द्वारा होता है या फिर काइनेसेज के द्वारा होता है? तो हमें पता है कि स्टार्च का पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। एमाइलेज ही हमारे जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। स्टार्च है क्या है? क्या ये मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या फिर मोम है? हमें पता है स्टार्च क्या है। स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 रूपों में बांटा था या 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें आपका मोनो था, डाई था, पॉली था। मोनो में हमने 3 देखा था, डाई में हमने 3 देखा था, पॉली में हमने 5 देखा था। हालांकि 5 से ज़्यादा ही होते हैं, 5 से कम नहीं होते हैं। तो उसी में आपका था क्या? स्टार्च। तो स्टार्च आपका क्या है? स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। हालांकि ये शायद आपका दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। एमाइलेज ही आपका जिम्मेदार है या बोले तो एमाइलेज ही क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। यानी कि आपको बताना है ग्लाइकोप्रोटीन कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिक है। 1 से 70%, 1 से 80%, 1 से 90% या फिर 1 से 100%। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, तो ये 1 से 80%, 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक यौगिक से महत्वपूर्ण यौगिक का समूह है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? जो ये ग्लाइकोजन है, ये क्वेश्चन आपके यस्टेट में भी आया था। तो जो ग्लाइकोजन का संग्रह होता है आमाशय में होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है, यकृत में होता है या फिर पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यकृत सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपका ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह आपकी यकृत और अगर साथ में मांसपेशियां दी गई हैं तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक? तो ये जो आपका ग्लाइकोजन का संग्रह होता है ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर में क्या कार्य होता है इसका?
कार्य को आपको एक ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। अब ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा नहीं, आपने लगा दिया इनमें से कोई नहीं। जी नहीं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या फिर हड्डी को स्वस्थ बनाए रखना। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये चौथा ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हड्डियों को स्वस्थ बनाने का नहीं, ऑक्सीजन के परिवहन का नहीं, बल्कि वो करता क्या है? तो वो करता ये है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है आपके शरीर के ऊतकों की मरम्मत करना। अगर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा नहीं देगा तो हमारा प्रोटीन हमें ऊर्जा देगा, और जब प्रोटीन आपको ऊर्जा देने लगेगा तो उसके अन्य कार्यों को कौन करेगा? उसके ये टूट-फूट का कार्य तो आपके कार्बोहाइड्रेट करेंगे नहीं, तो इसके अन्य कार्य कौन करेगा? तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका कार्य ये होता है कि ये प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दे और ये खुद क्या करे? ये ऊर्जा दे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। प्रायः इसे फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसे किस शर्करा के नाम से जाना जाता है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो आपको पता है कि जो फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है वो है आपका फ्रक्टोज, और इसे हम सबसे मीठी प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो इसका असर उस पर क्या दिखेगा? क्या वो रिकेट्स से पीड़ित होगा? क्या वो मोटापे से ग्रसित होगा? उसे एनीमिया हो जाएगा या फिर वो कुष्ठ रोग से ग्रसित होगा? तो जो कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई व्यक्ति अधिक सेवन कर रहा है तो वो मोटापे से ग्रसित होगा। किससे ग्रसित होगा? वो मोटापे से ग्रसित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो मानव है, मानव शरीर में प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या कब्ज को रोकते हैं ये? हड्डी और दांत को मजबूत बनाते हैं? दृष्टि को सुधारते हैं या फिर ऊतकों की मरम्मत करते हैं? तो अगर आपको याद हो तो अभी 2 क्वेश्चन पहले ही हमने ये डिस्कस किया था क्या, कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो करता क्या है? तो वैसे तो वो ऊर्जा देता है, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या हो गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही था ना कि वो क्या करता है? वो आपके जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को उनके अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है, और प्रोटीन जो है हमारा, वो हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है। जो हमारे शरीर में टूट-फूट हुई रहती है, उसकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है, और यही प्रोटीन का मुख्य कार्य भी होता है। इसका प्रोटीन का काम ये नहीं होता है कि ये आपके शरीर को ऊर्जा दे, लेकिन ये बहुत दयालु प्रवृत्ति का है। ये देखता है कि अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही है ना, तो ये फटाक से पहुँच जाता है ऊर्जा देने। तो ये क्या करता है? इसका ऊर्जा तो दे देता है, ये थोड़ा बहुत ऊर्जा तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ऊतकों की मरम्मत करना। जो आपके शरीर में टूट-फूट हुई है उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। क्या माल्टेज सुमेलित है? माल्टेज का संबंध लैक्टोज से है। एमाइलेज का संबंध प्रोटीन से है। किशमिश का संबंध कैसीन से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका सुमेलित है, तो भाई साहब माल्टेज का संबंध लैक्टोज से नहीं होता है, और एमाइलेज अभी आपने बार बार पढ़ा, किससे संबंधित है? ये आपका प्रोटीन से संबंधित नहीं है। कैसीन की बात करें तो ये दूध में पाया जाता है, ये किशमिश में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका
सभी क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी गलत हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें कोई सही ही नहीं था। तो अभी ये सारे क्वेश्चन आपने आगे डिस्कस किए थे, इससे पहले डिस्कस किए थे, तो मैंने बस ऐसे ही इसको डाल दिया। बाकी आप इन तीनों का बताइए कि लैक्टोज का संबंध किससे है, प्रोटीन के पाचन में कौन संबंधित होता है या प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक है, साथ ही साथ कैसीन किस में पाया जाता है। तो इन तीनों को एक बार आप फटाफट छाप दीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को अवशोषित करता है। इनमें से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश का अवशोषित करता है। क्या वो कैथेस्पिन है, या फिर वो रोडोप्सिन है, क्या वो कॉर्निया है, या फिर वो कैसीन है। तो भाई साहब यहाँ पर आपके क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो रेटिना रिसेप्टर है उस रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश के अवशोषित करने की बात की जा रही है। तो ये करता कौन है, ये करता है रोडोप्सिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। आपने अमीनो अम्ल पढ़ा था, 10 आपके आवश्यक अमीनो अम्ल थे, 5 आपके अर्ध आवश्यक थे और 5 ही आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। क्या वो ल्यूसीन है, क्या वो एलिनिन है, क्या वो वेलिन है, या फिर वो आर्जिनिन है। तो हमें पता है कि जो ये हमारी एलिनिन है, ये हमारे आवश्यक में नहीं बल्कि अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 डॉट 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 आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है। आपको ये 20 रट जाना है। कौन सा, ये जो आपके आवश्यक हैं, अर्धावश्यक हैं और अनावश्यक हैं। आवश्यक और अनावश्यक आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, आवश्यक क्या है, जो कि आपके भोजन में ये जो आवश्यक एमिनो अम्ल है ये आपको भोजन से लेना पड़ता है बाहर से, और अनावश्यक आपके शरीर में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अनावश्यक कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है। क्या वो आइसोल्यूसिन है, क्या वो ग्लाइसिन है, क्या वो एलानिन है, या फिर वो प्रोलाइनिन है। तो हमें पता है, अभी अभी हमने एलानिन को देखा, हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये ग्लाइसिन और प्रोलाइन क्या हैं आपके, ये आपके हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। लेकिन ये जो आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन आपका आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है। इनमें से आपका कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया है। क्या, कि ये आपको पूछ रहा है इनमें से आपका कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर 4 आपको दिया गया है। ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी आपका सही है और क्वेश्चन भी आपका सही है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। इनमें से कोई 3 ऐसा है जो कि आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल है, और सिर्फ एक ही है आपका जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है आपका, क्वेश्चन भी सही है और ऑप्शन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका गुलाटामेट है, सेरिन है, सिस्टीन है, ये आपके तीनों ही आपके कौन से हैं, ये अनावश्यक में आ जाते हैं। जबकि ये जो वेलिन है आपका, यही आपका एकमात्र आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं, इनको आप रट जाइएगा, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये।
यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि आपके नियासिन का ज़रा रासायनिक नाम किस विटामिन का है? बी के ग्रुप का तो है, लेकिन किस विटामिन कौन सा? B1, B2, B3, B5, B6, B9 कौन सा है? ज़रा एक बार मुझे बताइएगा कि नियासिन किसका रासायनिक रूप है? तो ये जो अमीनो एसिड है, ये नियासिन का प्रारंभिक रूप है। कौन सा अमीनो एसिड? क्या वेलिन है? क्या मिथ्योनिन है? क्या ट्रिप्टोफैन है? या फिर टायरोसिन है? तो आपको पता है, हमने पढ़ रखा है कि ट्रिप्टोफैन ऐसा एक अमीनो एसिड है जो कि आपके नियासिन का प्रारंभिक रूप होता है। ठीक, तो ये ट्रिप्टोफैन किसका प्रारंभिक रूप है? नियासिन का प्रारंभिक रूप है। ठीक, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। हमने स्टार्ट कर दिए हैं न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करना। तो 2-3 दिन तक हमारा ये भी चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे सीडी का अपना पार्ट। सीडी हमारा खत्म होते ही हम स्टार्ट कर देंगे अपनी थ्योरी की क्लासेस। फिर हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलेंगे, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक? ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैं आपसे रोज़ कहती हूँ, आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठा कीजिए तो पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए। जैसे जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन बी तो हमने बताया, लेकिन किसका? विटामिन B2, 3, 4 किसका है? तो जब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर डाल लीजिए, जैसे अपने नोटबुक में नियासिन डाल लीजिए। और ऐसे ही जैसे हमने अभी बात की थी किसकी? आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक की। तो अगर आपको नाम नहीं याद आ रहे हैं तो आप तुरंत नोट डाउन कीजिए आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। आप उसको फिर बाद में देखिए कौन-कौन से हैं, एक बार वापस से आप अपने ही नोट्स से उसे उतार लीजिए। देखिए आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहने लगेंगी। कभी एक बार पढ़ने से 4 बार पढ़ने से ऐसे मतलब आपने रट्टा मार लिया, एक बार पढ़ लिया तो चीज़ें याद नहीं हो जाती हैं। चीज़ों को बार-बार पढ़ना पड़ता है और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बार-बार पढ़िए, बार-बार नोट्स बनाइए। एक दिन आप देखेंगे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएँगी। सारी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। कोई याद करने से जैसे आप छोटे से थे, बुक ले लिए थे और रट्टा मार रहे थे, रट्टा मार-मार के याद कर रहे थे, तो वो याद नहीं होती हैं। बस आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद होती चली जाएँगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।